राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय नीमका थाना के बीए पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत। आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। तो एक तो हमें ये बात याद रखनी है कि भारत के संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम चलते हैं कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, क्यों अपनाए गए हैं, क्यों स्थान दिया गया है इनको भारतीय संविधान में। तो देखिए, बेसिकली हम दो बिंदुओं के अंतर्गत इसके उद्देश्यों को जान सकते हैं। पहला तो है सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति। देखिए, सामाजिक जो न्याय है उसका मतलब होता है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अन्य विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध होने चाहिए और व्यक्ति का शोषण किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। ये सामाजिक न्याय है। और साफ तौर पे निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक न्याय को साकार करने वाली बातें हैं, निहित हैं उसमें। जैसे कि राज्य जो है श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। एक जो है निर्देशक तत्व है कि राज्य के द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी। बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। तो ये सारी बातें जो हैं कहीं न कहीं सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सामाजिक न्याय को साकार करने में मददगार हैं। इसके साथ साथ आर्थिक न्याय को भी साकार करते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि प्रत्येक समाज व राज्य में आर्थिक संसाधनों व धन संपदा का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। अब यहाँ निर्देशक तत्वों में भी आर्थिक न्याय से जुड़ी हुई बातें कही गई हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। तो ये इकोनॉमिक जस्टिस को इम्प्लीमेंट या साकार करने वाली चीज़ है। एक निर्देशक तत्व और देखिए, जैसे कि राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे। तो ये भी जो है आर्थिक न्याय को ही साकार करता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सामाजिक आर्थिक न्याय को साकार करते हैं। दूसरा उद्देश्य जो है निर्देशक तत्वों का है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, पहले तो ये देख लो। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो किसी वर्ग विशेष का कल्याण न करके संपूर्ण जनता का कल्याण सुनिश्चित करता है तथा वह अपने नागरिकों को अधिकाधिक सामाजिक आर्थिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करता है और सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करता है। ये लोक कल्याणकारी राज्य है। अब लोक कल्याणकारी राज्य की बात निर्देशक तत्वों में है कि नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से है। जैसा कि आप एक उदाहरण देखिए, एक निर्देशक तत्व को लीजिए कि राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकें, शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। तो ये बात लोक कल्याणकारी राज्य को ही मूर्त रूप प्रदान करती है। तो इस तरीके से ये निर्देशक तत्वों के उद्देश्य हो गए। अब हम चलते हैं निर्देशक तत्वों के स्वरूप पर। निर्देशक तत्वों के स्वरूप में जो पहली बात है वो ये है कि इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर राज्य या सरकारें इनको लागू नहीं करें तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि साहब ये क्यों लागू नहीं कर रहे। ये तो राज्य
देखेगा, राज्य अपने संसाधनों के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से समय समय पर इनको इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन नागरिक इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इनका परिवर्तन कराने के लिए कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये देश के शासन और कानून निर्माण यानी विधायन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब देश में कानून बनेगा, कानूनों का क्रियान्वयन होगा, तो उस कानून निर्माण में निदेशक तत्वों की जो भावना है या उनको लागू करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। तो ये जो है इनके स्वरूप के संबंध में कुछ बातें हैं। अब हम चलते हैं कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में क्या अंतर है, भेद क्या है। तो देखिए, जो पहला अंतर है वो ये है कि मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, लेकिन निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो कोर्ट की शरण ले सकता है, लेकिन निदेशक तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, वो न्याय योग्य नहीं है। उनके पीछे जनमत का बल और नैतिक शक्ति ही है। दूसरा अंतर जो है, मूल अधिकार निषेधात्मक हैं, जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मूल अधिकार राज्य को कुछ काम न करने का आदेश देते हैं ताकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता बाधित न हो, लेकिन निदेशक तत्व राज्य के लिए कुछ दायित्वों का निर्धारण करते हैं कि आप ये चीज़ें करिए ताकि लोगों का जो जीवन स्तर है वो और अधिक बढ़े। तीसरा जो अंतर है वो है कि मूल अधिकार नागरिकों के लिए होते हैं, निदेशक तत्व नागरिकों के लिए नहीं है, राज्य के लिए हैं, राज्य के कर्तव्य हैं ये। चौथा अंतर है कि मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने में मददगार हैं, जबकि निदेशक तत्वों का लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक न्याय पर आधारित लोकतंत्र को स्थापित करना है। तो ये मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में अंतर हो गया। अब हम चलते हैं निदेशक तत्वों पर। देखिए, निदेशक तत्वों का जो वर्गीकरण है उसके 5 आधार हैं। पहला तो है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व, दूसरा है सामाजिक हित संबंधी निदेशक तत्व, तीसरा है न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निदेशक तत्व, चौथा है प्राचीन स्मारकों की रक्षा से संबंधित निदेशक तत्व, और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व। अब हम सबसे पहले आर्थिक सुरक्षा से संबंधी निदेशक तत्वों को देखेंगे। देखिए, इनमें जो पहला हम मान सकते हैं वो है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयास करेगा, यानी विभेद नहीं होना चाहिए। जीविका के बराबर के अवसर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मिलने चाहिए, इसकी कोशिश करेगा। दूसरा है राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। इसका सीधा सा मतलब है कि जो देश के पास भौतिक संसाधन हैं, राज्य उनका इस तरीके से स्वामित्व और नियंत्रण करेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके, हित हो सके। ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही संसाधनों का लाभ चला जाए। नेक्स्ट जो है, राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। ये भी दूसरे जो हमने अभी इससे पूर्व में जो निदेशक तत्व देखा था उसी के अनुरूप है। इसका मतलब भी यही हुआ कि संपत्ति और उत्पादन के जो साधन हैं उनका केंद्रीकरण नहीं होने देगा राज्य, क्योंकि केंद्रीकरण होने से कुछ पर्टिकुलर लोग ही उन संसाधनों के लाभ को चट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ राज्य इस बात की कोशिश करेगा कि सार्वजनिक हित यानी सबके हित साकार होने चाहिए। नेक्स्ट जो है, प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। वेतन में भिन्नता नहीं है कि भाई ये कार्य जो है महिला कर रही है इसलिए इसको कम मजदूरी मिलेगी या कम मतलब वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई महिला मतलब लेक्चरर है या कोई दूसरे मतलब प्रोफेशन में है तो पुरुष के समान ही जो है उसको वेतन दिया जाएगा। वहाँ आप उसके लिंग के आधार पर वेतन में अंतर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है, राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। यानी जो है, जो मजदूर हैं
चाहे वो पुरुष हों चाहे स्त्रियां हों, छोटे जो बालक हैं उनकी जो बालकों की जो सुकुमार अवस्था है, क्योंकि वो कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, तो उनके स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, ये बात भी, इस बात की कोशिश भी राज्य करेगा, प्रयास करेगा। नेक्स्ट जो है, राज्य के द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए अवसर और सुविधाएं राज्य प्रदान करने की कोशिश करेगा। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त कराने का प्रयास राज्य करेगा। और वो राज्य जो है बच्चों और युवकों की शोषण से रक्षा करेगा। नेक्स्ट जो है, इसमें हम कह सकते हैं कि राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर ये प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकें, शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता की दशा में सार्वजनिक सहायता यानी सार्वजनिक सहायता भी, सरकारी सहायता भी प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट जो है, राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े। जैसे कि मान लो कई बार कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे मान लो कोई महिलाएं हैं, वो प्रेगनेंसी पीरियड में हैं, प्रसूतावस्था में हैं, तो उनको कार्य नहीं करना पड़े। नेक्स्ट जो है, राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि कृषि और उद्योगों में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, यानी उनका शोषण नहीं होना चाहिए। जो न्यूनतम जो मजदूरी है वो उनको प्राप्त होनी ही होनी चाहिए। इसीलिए राज्य जो है न्यूनतम मजदूरी तय करता है, दैनिक मजदूरी तय करता है। नेक्स्ट जो है, राज्य का कर्तव्य होगा कि गाँवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दें, क्योंकि कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर और आसानी से बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए इन पर भी फोकस करेगा। नेक्स्ट जो है, वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन भी राज्य करेगा, यानी कृषि में नवीन तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। जैसे कि कृषि मशीनरी में ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर या कोई अन्य इक्विपमेंट नए नए आ गए हैं। सिंचाई में जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन वगैरह। इसके अलावा उच्च उत्पादक वाले बीजों का निर्माण, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। यानी वैज्ञानिक आधार पर कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास राज्य करेगा। नेक्स्ट है, राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचालन करेगा और गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयास करेगा। यानी जो पशुओं की अच्छी नस्लें हैं उनको विकसित भी राज्य करेगा। नेक्स्ट जो है कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था भी राज्य करेगा, क्योंकि आपको पता है न्याय बहुत महंगा हो गया है, वो सबको सहज रूप में प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े वकील बहुत मोटी फीस लेते हैं, तो इसलिए जो गरीब हैं वो न्याय से वंचित रह जाएंगे। इसलिए निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य प्रदान करेगा, जो ज़रूरतमंद हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं। नेक्स्ट जो है, राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाने का प्रयास करेगा। जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, उसमें कर्मचारी जो प्रबंधन में जो कर्मचारी हैं उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि तभी उनकी आवाज़ों को सुना जाएगा। हम अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व। इसमें दो आते हैं, एक तो है राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा, और दूसरा इसमें है कि राज्य जनता के जो दुर्बलतर अंग हैं, विशेषकर जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा। अब तीसरी कैटेगरी में चलते हैं, यह है न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व। इसमें 4 निर्देशक तत्व आते हैं। एक तो इसमें यह है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता को इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि सभी धर्मों के लिए वैयक्तिक विधि एक समान होनी चाहिए। वैयक्तिक विधि का मतलब विवाह के मामले, शादी के मामले, उत्तराधिकार के मामले, जमीन जायदाद के मामले, उनमें एक जैसा कानून होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। और इसकी तरफ स्टेट ने कदम भी बढ़ाया है। जैसे कि देखा होगा आपने, मुसलमानों में पहले ट्रिपल तलाक की प्रथा थी, उसको जो है कानून ला करके और गैर कानूनी घोषित किया गया है। तो ये समान नागरिक आचार संहिता की तरफ बढ़ने का एक प्रयास है। नेक्स्ट है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। राज्य कदम उठाएगा, क्योंकि एक ही शक्तियाँ, मतलब 2 प्रकार की शक्तियाँ एक जगह केंद्रित होने से उसके भ्रष्टाचार या उसके दुरुपयोग की संभावना रहती हैं। नेक्स्ट जो है कि निदेशक तत्व एक, इसमें 86वें संविधान संशोधन के तहत इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रयास करेगा। तो ये जो है ये मूलाधिकार भी बना दिया गया है, और साथ के साथ मूल कर्तव्य अभिभावकों के लिए भी निर्धारित कर दिया गया है, और साथ में इसको निदेशक तत्वों में भी डाल दिया गया है। नेक्स्ट जो है, प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए निदेशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर कदम बढ़ाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायतें तृणमूल लोकतंत्र को साकार करती हैं।
लोकतंत्र को आधारभूत ग्रास रूट लेवल पर मजबूत बनाती हैं, इसलिए ग्राम पंचायतों के संगठन को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है और राज्य बढ़ावा देता भी है। नेक्स्ट जो है प्राचीन स्मारकों की रक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व है। इन तत्वों द्वारा प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थानों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया है। नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है। इसमें सीधा सा मतलब है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित रखेगा, राष्ट्रों के बीच आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाएगा और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो इस तरीके से ये निर्देशक तत्व यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इनकी आलोचना पर। पहली आलोचना, वैधानिक शक्ति का अभाव, यानी इनके पीछे कानून का बल नहीं है, राज्य अपने हिसाब से इनको लागू करता है, व्यक्ति इनको लागू कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए कुछ लोगों ने इनकी आलोचना करते हुए इन्हें शुभ इच्छाएं और नैतिक आदेश कहा है। दूसरी आलोचना, निर्देशक तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र हैं जिन्हें क्रियान्वित करना निश्चित रूप से बहुत दूर की बात है। तीसरी आलोचना, एक संप्रभुता संपन्न राज्य में अप्राकृतिक हैं, एक उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य को आदेश दिया जाए यह नितांत अस्वाभाविक जान पड़ता है। नेक्स्ट आलोचना है कि संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका, कि ये संथानम एक हुए हैं, उन्होंने भय प्रकट किया है कि इन निर्देशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं। यदि शासन निर्देशक तत्वों के विरुद्ध व्यवस्थापिका से कोई विधेयक स्वीकृत करवा लेता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर विधेयक पर निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं कि वह शासन के मूलभूत सिद्धांत यानी निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हैं। कुल मिला के इन आलोचनाओं के बाद भी निर्देशक तत्वों का अपना महत्व है, जैसे कि निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है। दूसरा जो है नैतिक आदर्शों के रूप में इनका महत्व है, क्योंकि नैतिक धारणाएं यदि इनको मान लिया जाए तो भी इनका महत्व है, क्योंकि ब्रिटेन में भी मैग्ना कार्टा, फ्रांस में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा तथा अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना का कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी इन देशों के इतिहास पर इनका प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट महत्व है शासन के मूल्यांकन का आधार हैं। निर्देशक तत्वों द्वारा जनता को शासन की सफलता और असफलता की जांच करने का मापदंड भी प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से ये महत्व हो गया। चौथा महत्व है सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन। 1947 में ही राजनीतिक स्वतंत्रता भारत ने प्राप्त कर ली थी, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता देश की सामान्य जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने का एक साधन ही है। इस प्रकार की सामाजिक आर्थिक क्रांति का मार्ग निर्देशक तत्वों में बताया गया है। नेक्स्ट जो है महत्व की बात, संविधान की व्याख्या में सहायक है। संविधान के अनुसार निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं उनके द्वारा निर्देशित होंगी। और न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण उनसे भी ये आशा की जाती है कि भारत में न्यायपालिका संविधान की व्याख्या के कार्य में निर्देशक तत्वों के महत्व को स्थान प्रदान करेंगी। नेक्स्ट महत्व है कि कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ये महत्व की बातें हैं। अब हम चलते हैं इनके क्रियान्वयन पर। राज्यों ने, सरकारों ने अपने अपने संसाधनों, अपनी अपनी क्षमताओं के आधार पर तथा समय समय पर इनको साकार करने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रयास हुए हैं। जैसे कि जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का अंत कर दिया गया है, 1951 में ही कर दिया गया था, और कई तरह के भूमि सुधार कानून भी पारित किए गए हैं। इन भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में स्थान देते हुए उन्हें उच्च संवैधानिक स्थिति भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट जो है पंचवर्षीय योजनाएं देश में लागू की गई हैं, जो आर्थिक विकास के लिए नियोजन के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। तीसरा है पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। इसको साकार करने के लिए पूरे भारत में सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में पंचायती राज को अपना लिया गया है, ताकि आधारभूत और तृणमूल लेवल पर, ग्रास रूट पर लोकतंत्र को साकार किया जा सके। नेक्स्ट जो है कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण, जिसमें SC, ST, OBC और अब एक नई कैटेगरी EWS की कैटेगरी, जिसमें आर्थिक रूप से जो गरीब स्वर्ण जो लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं, नौकरियों में भी की गई हैं और शिक्षण संस्थानों में भी की गई हैं, ताकि उनको समाज की मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। उसके अलावा जो है सामाजिक सुरक्षा के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं हैं, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो मनरेगा है वो चल रहा है। तो ये सब सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं। नेक्स्ट जो है बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया है ताकि जो है आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारियों की श्रेणी से हटा दिया गया है, अब वो केवल एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट जो है न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार किया गया है ताकि लोगों को शीघ्र न्याय मिले, निष्पक्ष तरीके से न्याय मिले। लोक अदालतों की स्थापना की गई है, लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रबंध किए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो है अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उसको एक मूल अधिकारों की कैटेगरी में भी रख दिया गया है। बच्चों का ड्रॉप आउट रोका जा सके, उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी योजनाएं भी चालू की गई हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि निदेशक तत्व को लागू करने का सरकारें और राज्य समय समय पर प्रयास करते रहे हैं। धन्यवाद।